नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग आप लोगों का जो 22 मई 2025 को प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था ना, उसके संभावित आंसर को जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, और संभावित जितने भी इसका आंसर होंगे हम लोग जानेंगे। और आज का जो हम लोग क्वेश्चन का जो एनालिसिस करेंगे, मतलब उसका संभावित आंसर को जानेंगे, वो आप लोग का जो सेट रहेगा वो बी रहेगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर सेट ए का, सेट सी का या सेट डी का अलग अलग कभी एनालिसिस कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी आप लोग का सेट उसमें मिला है क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, तो चारों जो आप लोग का सेट है ना, उसमें सभी प्रश्न जो रहता है ना 1 से लेकर के 100 तक की, वो सारे प्रश्न सेम टू सेम रहता है, किसी भी प्रकार से अंतर नहीं रहता। केवल अंतर रहेगा ना, तो जो प्रश्न मेरे में एक में है सेट बी में ना, तो आप लोग का सेट बी में आप लोग का हो सकता है, या सेट सी में आप लोग का हो सकता है वो चौथा क्वेश्चन पे हो सकता है सेट डी में आप लोग का 10वां क्वेश्चन पे हो। तो सारे के सारे सेट का जो प्रश्न रहता है ना, वो सेम टू सेम रहता है, बदलता नहीं है। मात्र उसके जो क्वेश्चन का जो नंबर है ना, वो बदल दिया जाता है। ठीक है, और मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने ना कल ही अपना जो संभावित आंसर है ना, उनको चेक कर लिए होंगे। तो आप लोग ना दोबारा एक बार अच्छे से मिला लीजिए, ताकि आप लोग का कंफर्म हो जाए कि आप लोग का कितना नंबर आया हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ना जो ये संभावित जो सेट बी है ना, वो मुझे भी मिला था, तो मैं भी ना ये एग्ज़ाम में डाला था। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप क्यों डाले थे, तो मैं इसलिए डाला था ताकि मुझे ये हार्ड कॉपी मिल सके। ठीक है, और मैं किसी भी प्रकार से इसमें जो काउंसलिंग है वो नहीं कराने वाला। ठीक है, और मैं मेरा कितना नंबर है ना, ये भी मैं आप लोगों का इस क्लास के दौरान आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे को ना मिलाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से मिलाते हुए चलते हैं। तो आप सबसे पहला ना जो अपना सामान्य मानसिक योग्यता है उनको देखिए, चाहो ना तो अपना क्वेश्चन पेपर जो मिला होगा ना, उसको निकाल लो और जो सही आंसर होगा उसमें टिक मारते हुए चलिएगा। ठीक है, और चेक कीजिएगा कि आपका जो आंसर है ना, वो कितना नंबर आ रहा है, ये चेक कीजिएगा। और उसके बाद ना लास्ट में ना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उस हिसाब से मैं एक्सपेक्टेशन बता पाऊंगा कि कितने लोगों का हो सकता है, कितना मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके बारे में भी आप लोगों को बता पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक ना जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको मिलाते हुए आप सभी लोग चलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला ना रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। उन बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की सीट से बने बॉक्स से बनता है। तो इसमें सबसे पहला आप लोग को क्या करना था, आप लोग को इसको आइडेंटिफाई करना था कि किसके विपरीत में कौन आएगा, ये कर लेना था। तो अगर किए होंगे तो आराम से इसका आंसर दे पाओगे आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का क्या है, ऑप्शन नंबर है, जो बी और जो सी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। इसके जानने का जो तरीका है ना, वो आप सबसे पहला आइडेंटिफाई करोगे कि इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब इसके विपरीत में। उसके अलावा ये वाला जो है उसके विपरीत में ये वाला आ जाएगा, और लास्ट में ये वाला ब्लैंक है उसका ये आ जाएगा। ये अलग अलग अगर आप लोग कर लेते ना, तो आराम से आप लोग जान पाते कि प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट ना ज़्यादा सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ ना इसका आंसर को करते हुए चलेंगे और आप मिलाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का क्या आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग मिलाते हुए चलिएगा। सेकंड को देखिए, और मैंने आप लोग को एक बात बोला हुआ था ना कि आप लोग को किस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था। तो देखिए मैं ना वो क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ जो मैंने खुद सॉल्व किया है। मैंने आप लोग को एक बार बताया था ना कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पेपर के हल्का टिक मार लेना, और उसके बाद जो आंसर है उसको टिक मार लेना हल्का सा। ये मैंने बोला था ना, देखिए सेम टू सेम वैसा ही मैं किया हूँ। और चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखो, निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाइए। मतलब ये जो आप लोग का जो दिया है ना थ्योरी टाइप से ना, उसको आप लोगों को जमाना था, जैसे वर्ष, सप्ताह, माह, पखवाड़ा, दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा सबसे पहला, तो सबसे पहला आप लोगों का जो आएगा वो दिवस आ जाएगा। दूसरा में क्या आ जाएगा, दूसरा में आप लोगों का सप्ताह आ जाएगा। सप्ताह के बाद क्या आएगा आप लोगों का, सप्ताह के बाद आप लोग का पखवाड़ा आ जाएगा। और पखवाड़ा के बाद क्या आ जाएगा, माह है वो आ जाएगा। और माह के बाद जो वर्ष है वो आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसी प्रकार से इसका आंसर लिया है नहीं, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा को करते हुए चलते हैं। चलिए तीसरा को देखिए, तीसरा में क्या बोला है, तीसरा में बोला है कि दिए गए चित्र में सीधी रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। जो सीधी रेखा की जो संख्या है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना 13, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे गिनना था आप लोग को, तो गिनना था सीधा रेखा, मतलब ये 1 हो जाए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसी प्रकार से जो अलग अलग ऐसे जो रेखा दिए, सारे रेखा को गिनना था आप लोगों को। ठीक है, तो प्रश्न 3 जो दिया है ना, उसका जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 13 रेखा इसमें बनेगा, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके अलावा चौथा को देखो, चौथा में क्या है, चौथा में बोला गया देखो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब अब आप लोगों को देखो इस प्रकार की कूट पूछा गया, मैंने अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताया हुआ था पहला जो क्लास लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करते हुए चलूँगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो आप खुद से सॉल्व करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, इन सभी के बीच ना थोड़े थोड़े जो अंतर है उसे आप लोग निकालोगे ना,
तो आराम से इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न 4 का क्या आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को देखना है। चलिए 5वां को देखिए, 5वां क्या बोला है, दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प है। तो सबसे पहला एस करके जो कथन है उसको देखना था, मतलब आप लोग को ये वाला पहला सॉल्व करना था। उसके अलावा कारण आर को दिया था, बॉडमास के अनुसार भाग गुणा से पहले एवं गुणन क्रिया जोड़ से पहले की जाती है, इसलिए हम पहले गणना करेंगे। तो ये सबसे पहले आप लोग को जोड़ना था और इसको सॉल्व करना था। उसके बाद आप लोगों से ऑप्शन दिया गया था क्या इसमें सही है, तो इसमें जो सही है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एस और आर दोनों सही है और आर एस की सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो रहता है वो भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और लास्ट में हम लोग घटाते हैं, है ना। तो ये बात आप लोग को पता होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना था, है ना। चलिए 6वां में क्या आप लोगों ने आंसर लिया, ये देखिए सबसे पहला 6वां क्या किया है, निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपण के अनुसार जमाइए। मतलब आप लोगों को एक वृक्ष लगाना था, मतलब पौधा लगाना था। तो आप लोगों ने किस किस स्टेप को अपनाओगे ये पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाता, है ना। तो सबसे पहला क्या आता, तो सबसे पहला ए आता, एक गड्ढा खोदते। गड्ढा खोदने के बाद क्या करते आप लोग, पौधे को मिट्टी में रखते। उसके बाद क्या करते, तो उसके बाद पौधे की जड़ को मिट्टी से ढकिए बोला, तो ये आप लोग करते। उसके बाद क्या करते, तो उसके बाद मिट्टी में खाद डालते और लास्ट में आप लोग क्या करते, तो लास्ट में पौधे में पानी डालते। पूरे पौधे लगाने के बाद ही करते ना। तो ये तो आप लोग का सरल ही था। मुझे पता है कि अनेक लोग जो होंगे ना उसका ना लगभग 30 में से 25 तो करेक्ट हुए ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को फिर से देखते हुए चलते हैं। 7वां में क्या था, 7वां तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था आप सभी लोगों के लिए। प्रश्न 7 में ये देखो, ये वाला जो आप लोग का कॉन्सेप्ट दिया है और यहाँ पर जो ब्लैंक छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पूछा जाता कि क्या इसका आंसर होता, तो आप लोगों को आराम से पता हो चलता है। ये तीनों का देखो, इसमें तीनों है, ये भी तीनों है, इसमें क्या कमी है देखो लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए ही ना कमी है। जी हाँ, तो यही आप लोग का करेक्ट हो जाता। तो ये वाला जो है ना प्रश्न क्रमांक 7 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने टिक मारा है ना, देखो जो लिया था ना एग्जाम में ना वो मैंने टिक मारा हुआ है, तो उसको ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां को देखो, निम्न में से किसका संबंध नदी समुद्र के समान है। तो आप लोगों का ये जो 4 कॉन्सेप्ट दिया उसमें आप लोग को बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का 1 2 3 4 जो चारों है ना वो करेक्ट हो जाता। जैसे नदी जाकर के समुद्र मिल जाता है, मतलब बड़ा रूप ले लेता है, सेम उसी प्रकार से महाविद्यालय विश्वविद्यालय का रूप ले लेता है, प्रदेश देश का रूप ले लेता है, गैस वायु का रूप ले लेता है और सब्जी भोजन का रूप ले लेता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी चारों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने भी ना ऐसे ही आंसर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 9 को मिलाइए, इसमें क्या आंसर लेना था आप लोगों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कैसे, तो इसको देखिए ना रख करके ऊपर ऐसे प्रकार से रख करके देखिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ये जो देखो बीचों बीच काट रहा है ये वाला, जबकि ये तिरछा काट रहा है, इससे ये वाला जो पता चलेगा ना ये नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फटाफट अंदाज में मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का ना 100 प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न हो सके। ठीक है, तो इसीलिए मैं फटाफट मोड में आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, देखो ये वाला जो प्रश्न क्रमांक 10 है ना उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न भी किए थे ना हम लोग के क्लास में। तो देखो इसमें ए में क्या कहा गया, कैसे करेक्ट होगा ये बता दे रहा हूँ। पहला थोड़ा सा ए को देखो, पुरुष लड़का फुटबॉल। ठीक है, तो पुरुष लड़का फुटबॉल का क्या आएगा, तीसरा ना आएगा। जी हाँ, जो पुरुष है वही तो लड़का है ना, और फुटबॉल दोनों खेल सकता है, तो ये आ गया ना आप लोगों का, तो ये इसका आ जाएगा। एक को आप लोग समझ जाओगे तो बाकी को भी कर सकते हो। जैसे कबूतर, पक्षी और कुत्ता, जो पक्षी है वही तो कबूतर है और कुत्ता है जो वो उसकी प्रजाति अलग है, तो इसमें कौन सा आएगा, तो वो आप लोग का ए आ जाएगा इसका। अगर 2 को जान लोगे तो आराम से बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी जो प्रश्न क्रमांक 10 है उसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से देखो आप लोग, 11वां को देखो। 11वां प्रश्न तो और भी सरल था आप लोगों के लिए। इस चारों में पूछा था कि इसमें कौन सा अलग है बोल करके, तो इसमें अलग क्या नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही ना आप लोग का अलग नज़र आ रहा है। जी हाँ, कैसे, तो सबके सब ऊपर से शुरू हो रहा है। देखो ये भी ऐसे घुमा है, वो भी ऊपर से, केवल तीसरा को देखोगे तो ये नीचे से शुरू हो रहा है, मतलब ऐसे पहाड़ टेप से ऊपर बना रहा है। बाकी का एंगल देखो तो नीचे से बना रहा है। ये अंतर आप लोग को समझ में आया ना, तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोग का ना रीजनिंग में कितना नंबर आया है, बिल्कुल कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को देखो। 12 में क्या पूछा गया था, 12 में
में इसमें पूछा गया था अलग अलग आकार में, इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आएगा बोल करके, तो ये जो आप लोग का होगा ना वो ए हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो। कैसे करोगे तो देखो ना जी आप लोग 20, 18, 15, 11 कितना इसमें माइनस किया गया, धीरे धीरे करके देखो तो आप लोग आराम से आंसर दे पाओगे कि प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने एग्जाम में इस प्रकार से नीचे जो रफ कार्यकल दिया था ना उसमें बनाया हुआ था, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा और खुद बना करके देख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और ये बात जान लो गलत आंसर आप लोगों का नहीं लूँगा, बहुत ही ज़्यादा सर्च करके मैं ही आप लोगों का ये जो वीडियोस है वो ये जो आंसर की है वो तैयार किया हूँ, मतलब जाना हूँ, ठीक है। सर्च मारने के बाद ही बता रहा हूँ करेक्ट आंसर करके, यूँ ही नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने लिया है वो बोल के। 13 को देखिए, 13 क्या होगा, अगर इसके अंतर को देखोगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि श्रेणी में अलग पद को चुनिए बोला है, और जो अलग पद है ना वो केवल ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ जो 3 है ना वो अलग हो जाएगा आर। आप लोग इसे मिला करके देखो, अगर मेरा क्लास लिए होंगे तो आराम से आप लोग जान पाओगे, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी के अलग पद में कौन सा है बोला है इसमें। तो प्रश्न क्रमांक 14 को देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या पूछा है, तो जो त्रिभुज की जो संख्या है वो 15 हो जाएगा टोटल, ठीक है। आप लोगों को अलग अलग निकालने के लिए बताया था, ये एक हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ऐसे कर करके, और ये बीच बीच का अलग अलग निकलेगा, तो ये सारा चीज़ को मैंने बताया था। तो प्रश्न क्रमांक 14 का क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 को देखिए, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है, तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है बोला है। तो आप लोगों अगर चारों को सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को देखो। अब प्रश्न क्रमांक 16 का क्या आंसर होगा बताइए, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो आपने क्या लिया है इसका अगला पद, तो श्रेणी का जो अगला पद है ना वो 36 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसके अंतर को देखोगे ना तो जितना अंतर होगा ना उस वाइज आप लोग लोगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 को देखिए, ये वाला तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सरल था यार, बना सकते हो इस प्रकार की जो प्रश्न है उसको। प्रश्न क्रमांक 17 को देखो, इसमें क्या पूछा है, इसमें जो आकृति है ना ये वाला जितनी भी आकृति दिया है ना उसमें आप लोग को छांटना था कि ये सारे आकृति किस में है, तो वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग का जो रीजनिंग है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूरे सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है, इसलिए आप लोगों का पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, केवल जो एक्सपेक्टेड जो आंसर है ना उसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को देखो, अगर देखोगे तो देखो ये जो डन लिखा है उसमें देखो 4, 15, 14, 5 दिया है, तो ये जो फिनिश लिखा है ना उसका क्या प्रदर्शित किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना प्रश्न क्रमांक 18 का ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। केवल ना आप लोग आंसर को मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। ये जो एक्सपेक्टेड जो आंसर है ना वो गलत नहीं है, ये बात आप लोग जान लो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सर्च करके ही लाया हूँ मैं, ऐसे ही नहीं ला दिया हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को देखो, इसमें क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 में बोला है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर होगा, तो ये जो आप लोग का जो दिया है ना अल्फ़ाबेट उसमें अगला अक्षर क्या होगा ना, तो वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ना एफ वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर लिए होंगे आप लोग जरूर बताइएगा, फटाफट अंदाज में इसका आंसर को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुकरण करता है। तो इसमें आप लोग को बताना था कि कौन सी जो आकृति है ना अगला वाली जो आकृति है वो बन पाता, तो वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है ना करेक्ट वो हो जाएगा, मात्र जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाली जो है वो है ना। तो प्रश्न क्रमांक 20 का क्या आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब ये जो आप लोग का कॉन्सेप्ट दिया ना उसको आप लोग को मिलान करते हुए चलना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा आराम से अपने क्वेश्चन पेपर में, समझ नहीं आ रहा होगा ना तो एक बार और सॉल्व करके देखिए, आराम से समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 में क्या आंसर लिया है आप लोगों ने, तो प्रश्न क्रमांक 22 में दिया गया है एक एस कथन दिया है और उसके अलावा आर जो है वो तर्क दिया है, इन दोनों को पढ़ करके सही आंसर आप लोगों को लेना था। तो इसे आप लोग अगर सॉल्व करोगे ना तो ये सही हो जाएगा आप लोगों का, इसके बाद जो है ना वो ओ आ जाता है। उसके अलावा इसमें देखो क्या बोला है, अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है, तो ये भी आप लोग का सही हो जाएगा दोनों के दोनों। तो इसका क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, केवल आप लोग ना आंसर मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को देखिए, इसमें पूछा गया था कि इसमें अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है। तो इसमें जो भिन्न है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि देखो एक डॉट इस तरफ है, एक डॉट इस तरफ है, अगर मल्टीप्लाई इस तरफ है तो घटमट का इस तरफ है, ये दोनों समझ में आ रहा है ना। इसमें लेकिन डॉट जो है वो एक ही तरफ है और मल्टीप्लाई जो है एक ही तरफ से, बाकी को देखो सेम तीनों है और बाकी जो सी है वो अंतर हो जा रहा है ना। तो ऐसे आंसर आप लोग को लेना है ऑप्शन नंबर सी जो प्रश्न क्रमांक 23 था उसका, है ना। उसके बाद 24 का क्या आंसर लिया है आप लोगों ने, तो 24 का जो है ना इसमें
इसमें पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 24 में विषम की पहचान कीजिए। तो विषम क्या होगा जी, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जहाज ना होगा। कैसे, तो कार ज़मीन पे चलता है, बाईसाइकिल भी ज़मीन पर चलता है, ट्रक भी ज़मीन पर चलता है, लेकिन जहाज जो है वो आसमान के ऊपर उड़ता है, ये आप लोग को पता होगा ना। उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 25 को देखो क्या बोला है। प्रश्न 25 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छा ढंग से प्रदर्शित करता है, मतलब ये पर्वत, जंगल और धरती को कौन प्रदर्शित करता है, तो वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कैसे, तो सबसे पहले देखो धरती कौन सा है, तो धरती ये वाला सर्कल हो जाएगा। कुछ पर्वत में आप लोग का जंगल भी देखने को मिलता है और कुछ जंगल में पर्वत भी देखने को मिलता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा एक दूसरे से रिलेटेड। तो 25 का क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 को फिर से देखिए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को देखो क्या बोला है। आप लोग को इस प्रकार की डाइस को कैसे सॉल्व करना था मैंने अपने क्लास में बताया था, और मैंने इस प्रकार के अगर डबल डबल दे दिया जाएगा डिजिट तो कैसे सॉल्व करने के लिए बोला था, आमने सामने सॉल्व करने के लिए बोला था। मतलब 5 का 5 हो जाएगा इसके विपरीत में, 1 का 1 इसके विपरीत में हो जाएगा, और 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था ना कि 2 के विपरीत में, तो 2 के विपरीत में क्या रहे, 4 आ रहा है। तो कौन सा आंसर लोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी को लोगे, 4 वाला। तो मैंने आप लोग को इस प्रकार को सॉल्व करने के लिए भी बताया था ना कैसे सॉल्व करना है, तो 26 का डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। उसके अलावा 27 को देखो, 27 क्या है। 27 में देखो ये जो इनक्रेडिबल लिखा है ना, उसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो उसमें क्या आंसर होगा, तो ये वाला जो चौथा है ना वो केवल करेक्ट हो जाएगा, मतलब केवल जो बी है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो फर्स्ट में ए लिखा हुआ और ए, ये जो इनक्रेडिबल लिखा है ना उसमें ए अल्फ़ाबेट है ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सिर्फ जो चौथा है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 27 का। 28 को देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा और भी सरल था 28 वाला। आप लोग को संख्या को सीरीज वाइज जमाते हुए चलना था। तो सबसे पहला इसका आंसर क्या आएगा, तो वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। पहला 2 आएगा ना जी, उसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 20 और 20 के बाद 30 आ गया। ये तो ईजिली है, कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको, तो है ना। तो इस प्रकार के भी सरल क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, है ना। चलिए 29 को क्या आएगा, ये देखो सबसे पहला कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं है, जो गलत है वो आप लोग को बताना था। तो ये जो आप लोग का 14 जो दिया है ना ऑप्शन नंबर डी में, इस पैटर्न में ना ये वाला जो 14 है ना वो आप लोग का गलत हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए। सॉल्व करते हुए चलूँगा तो मैं 100 प्रश्नों का आंसर आप लोग को नहीं दे पाऊँगा, बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो अलग से इसका आंसर की जो है ना उसको मैं सॉल्व करके ला दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को देखो क्या बोला है। इसमें भी एस कथन और आर का जो दिया है ना कथन ना, दोनों को पढ़ना था और इसका जो आंसर था उसको लेना था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस का सही स्पष्टीकरण करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ना ध्यानपूर्वक इसके प्रश्न को ना अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का इस प्रश्न का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए उसके बाद जो पार्ट 2 है ना उसे सॉल्व करते हैं, मतलब आप लोग का जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से मिलाइएगा आप लोग। सबसे पहला 31वां वाला प्रश्न, मैंने आप लोग को बताया था ना कि शुरुआती जो प्रश्न होंगे उसमें कूट में ही पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रीजनिंग को छोड़ करके जो सामान्य ज्ञान है ना उसमें कूट में पूछा जा रहा है। तो 31वां प्रश्न का क्या आंसर होगा, तो 31वां जो प्रश्न है ना उसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले 31वां प्रश्न कहा गया है, थोड़ी से पढ़ लो ध्यान से। अभिकथन एस को पढ़ लो सबसे पहला। तो अभिकथन एस क्या कहता है, एनसीएफ 2023 सुझाव देता है कि योग शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग बनाया जाए। कारण आर क्या कहता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा आवश्यक है और इसका लाभ कक्षा से परे भी है। तो इसमें जो एस अभिकथन है और कारण आर है दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं ना, मतलब सही मिला रहे हैं ना। तो ऐसे ऑप्शन को आप लोग को लॉजिक के साथ लेना था। तो 31वां प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 32वां को पढ़िए। 32वां क्या है, देखो सबसे पहला रदरफोर्ड किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। तो जो रदरफोर्ड है ना वो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है नाभिक है ना उसके लिए प्रसिद्ध है, ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और मेरा जो ये 32वां क्वेश्चन था ना उसमें मैं गलत कर दिया था, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है मैं वो ले लिया था, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नाभिक हो जाएगा। क्यों मैं गलत लिया था, वजह यह था कि मैंने पढ़ा था कि रदरफोर्ड जो है ना वो ऑक्सीजन की खोज किया था और मैं दूसरा को नहीं पढ़ा था नाभिक की, तो मेरा ये गलत हो गया था। लेकिन जो 32 का करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है। तो इसमें जो अलग अलग कॉन्सेप्ट में जो आदर्श दिया ना कौन कौन सा ये बताना था आप लोग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल डी, ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सा था, तो केवल चौथा था। तीनों समाहित हो जा रहे हैं जी। देखो सबसे पहला जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो तीनों आ जा रहा है।
तो ये आप लोग का करेक्ट होगा, मुझे पता होगा। प्रश्न 34 को देखो क्या बोला है। प्रश्न 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी आप लोग का अधिकतर जो होता है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों कथन सही है, कारण और कारण जो ए है ना वो एक दूसरे की स्पष्टीकरण करता है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़ो क्या बोला है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। कारण आर को देखो, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिमी किनारा तेज एवं खड़े ढाल वाला है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन का इस प्रकार के प्रश्न को क्या आंसर लेना था आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर ए अधिकतर सही होता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 34 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट को देखो क्या बोले। प्रश्न क्रमांक 35 को देखो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 35 क्या का है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है पूछा है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में ना पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। कौन कौन सा, तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न 35 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने सी ले लिया था, ठीक है, तो फिर ये भी मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा 36 को देखो। प्रश्न क्रमांक 36 को देखो, इसमें क्या बोला था। तो इसमें बोला गया था कि छत्तीसगढ़ में जितना भी कोयला उत्पादन जो क्षेत्र है ना उसको आप लोगों को दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला आप लोगों को क्या आएगा, नेवली पहला आ जाएगा। दूसरा में जो आएगा वो आप लोग का सिंगरौली आ जाएगा। तीसरा में क्या आएगा, तो तीसरा में कल्चर आ जाएगा आप लोग का तीसरा में। चौथा में जो आएगा वो आप लोग का कोरबा आ जाएगा और पांचवा बोकारो आ जाएगा। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी मैंने गलत ले लिया था, ठीक है, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि मैं भी नॉर्मल जैसे ही हूँ। मतलब मेरा जो आंसर है ना वो भी 1 2 4 जो है वो गलत हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं सारा चीज़ को आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को पढ़िए। NEP 2020 के अनुसार स्कूल में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना। तो खेल का जो माध्यम होता है वो समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए हम लोग स्कूल में खेल खेलते हैं ना। तो प्रश्न क्रमांक 35 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके अलावा चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को पढ़िए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी वो त्रिजुपालिका जो नदी है ना उसके तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आप लोग को पता होगा, है ना। तो 39 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ो, प्रश्न क्रमांक 40 को। प्रश्न क्रमांक 40 फिर से कूट में दे दिया गया है आप लोगों का। तो ये जो कूट प्रश्न है जो आप लोग का प्रश्न क्रमांक 40 है सबसे पहला उसे पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो एस कथन को। तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों ने न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घोषणा की। कारण आर को पढ़ो, नियोजन में विकास को प्रेरित करने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है, कारण आर एस की सही व्याख्या करता है, करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 40 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 क्या कहा है देखो, निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसन, श्वसन तंत्र, प्राणायाम पर केंद्रित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है ना कर्मयोग, वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को एग्जाम से पहले भी बताया था ना कि आप लोग को ऑप्शन में छोटा सा टिक मारना है और उसके अलावा जो ऑप्शन रहेगा उसमें भी टिक मारना है और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा टिक मारना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो सेम वैसी मेथड मैंने अपनाया था, तो आप लोग के सामने लेकर के आऊँ, ठीक है। 41 का क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए प्रश्न 42 को ध्यान से देखिए क्या बोला है। तो प्रश्न 42 बोला है कि निम्नलिखित शासकों के उनके कालक्रम अनुसार उसमें जमाना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो आएगा बी पहला आ जाएगा आराम शाह। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप लोग का रजिया सुल्तान आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद बलबन आ जाएगा और बलबन के बाद आएगा वो अलाउद्दीन खिलजी और लास्ट में जो आएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 43 को देखो क्या बोला है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को बोला था ना अधिकतर जो है ना दोनों सही होता है, मतलब कथन और कारण रहता है ना वो दोनों सही होता है और एक दूसरे की व्याख्या करता है ना, अधिकतर वही होता है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि 100% वही होता है, लेकिन अधिकतर वही होता है, ठीक है। कथन ए को पढ़ोगे और कारण आर को पढ़ोगे ना तो एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने आप लोग को 1857 के जो विद्रोह है उसके बारे में भी पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 43 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से मिलाते हुए
चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को पढ़िए। मूल अधिकार में से संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था? तो मैंने आप लोग को जब राजनीति पढ़ा रहा था, मतलब जीके का जब क्लास ले रहा था, तब बताया था ना संपत्ति के अधिकार को। साथ में आप लोग को बोला था ना कि जितने आप लोग का मौलिक अधिकार है जो 6 हैं, और पहले हम लोग के पास 7 था, तो 7 को आप लोगों को याद रखना बोला था ना, जो हटा दिया था उसको भी बताया था। तो जो संपत्ति का जो अधिकार अधिनियम है उसे कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। मैंने आप लोग को बताया था ना, इसका आंसर है वो, ठीक है, अपने क्लास में बताया हुआ था ना। तो 44 का क्या आंसर होगा? तो 44 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। कॉलम जो ए था ना और कॉलम बी था, आपस में आप लोग को मिलाना था, मतलब सुमेलित करना था कि क्या इसका आंसर होगा। इसमें विभिन्न राज्यों के नाम दे दिए हैं और लोकसभा की सीट दे दिए गए, तो आप लोगों को इसका जो सीट है उसको जमाना था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का कितना होगा? तो 29 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का आप लोग को पता है 11 हो जाएगा। उसके अलावा महाराष्ट्र का कितना होगा? तो महाराष्ट्र का आप लोग का 48 हो जाएगा, है ना। और लास्ट में जो हरियाणा दिया है वो आप लोग का 10 हो जाएगा, है ना। तो 45 का क्या आंसर होगा? तो 45 का ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से देखते हुए चलो। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को देखो, इसमें क्या बोला है। प्रश्न क्रमांक 46 में बोला है निम्न शहरों के क्रम को रखे वर्ष के अनुसार जहां ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग को ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप लोग को मिलाते हुए चलना था ना 46 में, तो आप लोग को आराम से बन जाता। तो प्रश्न क्रमांक 46 का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को मिलाते हुए चलो आप सबसे पहले। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को देखो क्या बोला है। इसमें बोला गया कि ये जो आप लोग का चारों जो आप लोग का स्टेटमेंट दिया ना, उसे आप लोग को सही क्रम करते हुए चलना था। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 47 का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो आता वो आप लोग का मूल्य शिक्षा के महत्व को समझना आता। दूसरा में जो आता वो आप लोग का क्रियान्वयन के लिए रणनीति विकास करना हो जाता। तीसरा जो आता वो आप लोग का मूल्य आधारित शिक्षण विधियों का अभ्यास करना आ जाता। और चौथा जो आता वो मूल्य शिक्षा के प्रभाव का आकलन करना हो जाता। तो इस प्रकार से 47 का आंसर जो है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 48 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी देसी बैंकर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या बोला है? तो निम्न में से संस्थागत एजेंसी नहीं है बोला है। तो संस्थागत एजेंसी जो है ना वो देसी बैंकर नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यानपूर्वक देखो, ये क्या कहा है। तो प्रश्न 49 सूची 1 और सूची 2 से आपस में मिलाना था बोला है। जैसे कि दिया है साल्ट लेक स्टेडियम दिया है, बाराबती स्टेडियम दिया है, ग्रीन वर्क स्टेडियम दिया है, अरुण जेटली स्टेडियम दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने क्या लिया है ये बताइएगा जरूर है इसका आंसर, और उसके अलावा आप लोग बताइएगा कि आप लोग का टोटल जो नंबर है वो कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को देखो क्या बोला है। प्रश्न 50 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जो सहायक नदी नहीं है वो ट्रांस जो नदी है वो नहीं है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को जानना था, ठीक है। उसके अलावा चलिए नेक्स्ट में ना अब हम लोग का ना शिक्षण अभिरुचि का जो क्वेश्चन है ना उसे करते हैं। सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि ये जो आप लोग का शिक्षण अभिरुचि का जो आप लोग का जो क्वेश्चन है ना, कई प्रश्न ऐसे हैं जो किसी से भी नहीं बने हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मेरे खुद से भी नहीं बने हैं, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ, ऐसे कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि यार मैं सभी प्रश्नों को बनाया हूँ या मेरा सभी सही हुआ है। नहीं बना है यार। अधिकतर जो कूट में पूछा गया है ना, लगभग 5-7 प्रश्न तो मेरा खुद इसमें गलत हुआ है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अधिकतर कूट में पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग खुद भी कंफ्यूज हो जा रहे थे। तो चलिए सबसे पहला जो इसका एक्सपेक्टेड जो आंसर है ना उसे हम लोग लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 का क्या आंसर होगा सबसे पहला देखते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सबसे पहला पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न 51 क्या कहता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे। सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने या पढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। कारण आर को देखो, वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। नीचे दिए गए वे पर आंसर लीजिए बोला है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एस सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आंसर है वो मेरा भी गलत हुआ था, मैं सच में बता रहा हूँ, झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को देखिए, इसका क्या आंसर होगा। तो इसमें क्या बोला है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधी
संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है। अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही जो कोड है उसको चुने बोला है। मतलब आप लोग को जो सही सही ना उसको आप लोगों को बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो शिक्षक असफल होते हैं, तो ये तो मैंने आप लोग को क्लास में समझाया हुआ था। उसके अलावा जो दूसरा है वो भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो तीसरा है वो भी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। अधिगम का मतलब जो होता है वो लर्निंग होता है, मतलब सीखना होता है, ठीक है। तो बिना अधिगम के शिक्षण हो सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट में जो पांचवा जो है ना वो करेक्ट होगा, ठीक है। एक शिक्षक पढ़ता है लेकिन सीखता भी है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और जो 5 है ना वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न क्रमांक 52 का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को देखिए। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 53 क्या बोला है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जा सकता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उसे आप लोगों को लेना था। जो 5-6 स्टेटमेंट दिया है उसमें से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 4 और जो 6 है ना वो करेक्ट होगा। तो पहला करेक्ट हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा, और आप लोग को कौन सा होगा तो चौथा करेक्ट हो जाएगा, और आप लोग का जो छठवा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को देखिए। नीचे दिए गए कार्यों को उसके उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पांचवा आप लोग का सबसे पहला पांचवा आ जाएगा। कौन सा? तो पांचवा पहले आ जाएगा, उसके अलावा फिर पहला आ जाएगा, उसके अलावा फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा और फिर चौथा आ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एकदम विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम न लगे बोल करके, ठीक है। सिर्फ प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग फटाफट मिलान कर सको, ठीक है, इसलिए। तो प्रश्न क्रमांक 54 का क्या आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से देखिए क्या इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को पढ़िए क्या बोला है। जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या था? तो जॉन हॉलैंड का जो सिद्धांत था वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरणों में मिल जाते हैं। तो ये जॉन लॉक का जो सिद्धांत था ऑप्शन नंबर बी था। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को पढ़िए। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर ए केवल जो है ना चिंता वो संबंधित नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा कहने का मतलब है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में आप लोग को चिंता आता है क्या? नहीं आता है ना। तो प्रश्न 56 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 57 को पढ़ो क्या बोला है। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा संबंधित है? तो ये जो प्रश्न है आप लोगों का ना थार्नडाइक वाला ना, तो थार्नडाइक का जो नियम जो है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है तत्परता का नियम वो भी है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो है प्रभाव का नियम ये भी है। तो दोनों की दोनों है ऑप्शन में देखा जाए तो, ठीक है। तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम दोनों के दोनों थार्नडाइक का नियम था। और मैंने आप लोग को अपने क्लास में बताया था कि अगर कोई भी ऑप्शन डबल डबल दे दे, मतलब डबल डबल आंसर निकले एक साथ, ठीक है, तो थार्नडाइक का जो नियम है वो तत्परता का भी नियम है और प्रभाव का नियम भी है। तो अब आप लोग, मैंने बोला था ना, आप लोग को बताया था ना कि दोनों अगर इस प्रकार से आंसर आएगा कि दोनों सही क्या लोगे, कोई ना कोई एक ले लोगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है वो विलुप्त होने वाला है, ठीक है। अगर आंसर की आएगा ना तो देख लेना आप लोग अच्छे से। और भी ये जो प्रश्न क्रमांक 57 है वो विलुप्त होगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम आंसर दे दिया गया है, ठीक है। दोनों ही थार्नडाइक का नियम है, तो इसलिए ना ए और सी में से कोई भी लिए होंगे ना तो वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 को पढ़िए फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को देखिए। इसमें निर्देश दिया एस और आर कथन में कौन सा सही है आप लोग को ये बताना था। अभी कथन एस को पढ़ो। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है। तर्क आर को पढ़ो। धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एस सही है परंतु आर गलत है। धर्म और धन कैसे सही होगा? जी हाँ, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को फिर से पढ़िए एक बार। व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है बोला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्ति शौक पर ध्यान केंद्रित करना। तो केवल ऑप्शन नंबर सी आप लोग पढ़े होंगे तो निगेटिव नजर आ रहा होगा ना, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलो। ये जो प्रश्न क्रमांक 60 है ना, वो तो किसी से भी ढंग से नहीं बना हुआ होगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जिसे हम लोग बोलते हैं ना, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लोग का जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 60 है ना, वो आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी मान करके चलो। ठीक है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता किसी भी एग्जाम में, लेकिन इसमें पूछ दिया गया तो वो तो किसी से भी नहीं बना होगा, एक दो को के छोड़ करके, तो उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 60 को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसमें आप लोग का सूची 1 और सूची 2 दिया है, और इसमें पूछा गया है कि इसका क्या आंसर होगा। ए को दिया है देखो, हॉलैंड का करियर विकल्प का सिद्धांत दे दिया है। इसमें छोटा छोटा है तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसे जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को दिया होगा ABCD करके जो दिया है ना प्रश्न क्रमांक 60 ना, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। मेरे को भी सच बताऊँ तो नहीं पता था। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही सच बोलूँ ना, तो मैंने भी तुक्का ही लगाया था, लेकिन ये जो तुक्का है ना वो करेक्ट हो गया था। ठीक है, कैसे, तो तुक्का लगाने का मेरा मकसद ऐसा था कि मैं केवल एक को देखा और समझने की कोशिश किया। कैसे, तो मैंने सबसे पहला देखा कि ये जो ए है ना, देखो हॉलैंड का करियर का सिद्धांत को देखा हूँ सबसे पहला मैं, तो उसमें मेरे को समझ में आया कि ए है ना वो केवल 3 करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति का जो है ना वो थोड़ा सा लग रहा था रिलेटेड, तो इसलिए मैं ना ऑप्शन नंबर ए को अपना मार दिया था। ठीक है, तो और ये जो प्रश्न क्रमांक 60 है ना, उसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी मिला लीजिए। ठीक है, एक आग को कम से कम ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, एक जो मिल जाए ना, वो उसका आंसर को देखने की कोशिश कीजिए, वो सही है तो हो भी सकता है ऐसे करेक्ट हो जाएगा बोल करके। ठीक है, तो 60 में कौन सा ए आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को पढ़िए। शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियम एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखता है, वह शिक्षण कहलाता है। तो ये जो कौशल है ना, वो आप लोग का औपचारिक शिक्षण कहलाता है। कैसे समझोगे इसे, तो देखो ध्यान से पढ़ो एक बार तो समझ में आएगा आप लोग का। अनुशासनात्मक वातावरण तो क्लास में जो होता है, स्कूल जो होता है, मैंने आप लोग को अपने क्लास में बताया था ना कि औपचारिक जो शिक्षा होता है वो आपके स्कूल में आप लोग के क्लास में दिया जाता है, जिसमें नियम कायदा कानून सिखाया जाता है। तो वो औपचारिक शिक्षा में आप लोग नियम कायदा कानून ना सीखते हो जी, मैंने बताया था ना आप लोग को। तो 61 का करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 का देखते हैं क्या इसका आंसर होगा 62 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमबद्ध कीजिए। तो आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट दिया था उसे क्रमबद्ध में जमाना था, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका जो रहेगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 62 जो है ना, उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ऐसे करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाते हुए चलना था। आप लोगों को केवल इसका आंसर को मिलाते हुए चलना है। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे ना तो इसका कैसे आंसर ये करेक्ट होगा ना, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को अलग से क्लास ले लूँगा तो उसमें बता दूंगा अगर बोलोगे तो आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यान से पढ़ो। यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति धीमी और बाद में प्रयास में प्रगति तीव्र हो जाती है के फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से उठता है, शिक्षण वक्र कहा जाता है। तो मतलब आप लोग को ग्राफ टाइप से बनाना था। जैसे मान लो अगर एक जो स्टूडेंट है वो सबसे पहला उसके सीखने की जो गति है वो धीमी जा रही है, उसके बाद फिर एकाएक तीव्र गति पकड़ लेती है, तो इस प्रकार से जो ग्राफ है वो बनता है इसका। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं, तो वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वर्धमान निष्पादन वक्र जो है ना वो कहलाता है। ऐसे जो गया है वो वर्धमान निष्पादन वक्र कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना था, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 63 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 64 को देखिए क्या बोला है इसमें। प्रश्न 64 को ध्यान से पढ़ो एक बार। पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान खालिस्तान और खालिस्तान की प्रक्रिया से बढ़ता है ना। तो इसमें भी आप लोग को कूट में दिया गया था। ठीक है, 64 जो था उसमें। तो जो प्रश्न क्रमांक 64 जो है ना, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, केवल ए और डी करेक्ट हो जाएगा। केवल ए मतलब जो आत्मसात करना ये करेक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा जो समायोजन करना ना ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 64 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का टोटल कितना नंबर आता है एक बार जरूर बताइएगा मेरे को भी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए।
छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्यों से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं, तो इस छात्र को शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि अगर प्रश्न पॉजिटिव रहेगा सीडीपी का, तो आप लोग को आंसर भी पॉजिटिव लेना है, मतलब सकारात्मक लेना है। तो इसमें क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 66 को पढ़ो अब फिर से। प्रश्न क्रमांक 66 क्या बोला है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर डी जो उद्देश्य है वो हो जाना चाहिए। छात्र में चिंतन शक्ति को विकसित करना जो शिक्षण है ना उसका उद्देश्य होता है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने अपने क्लास में भी आप लोग को कराया हुआ था। चलिए प्रश्न क्रमांक 67 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है। तो जो सबसे प्रभावी कारक है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। केवल बी मतलब अभिप्रेरणा और अभी क्षमता हो जाएगा। उसके अलावा जो अभिरुचि जो रहेगा ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल आप लोगों को मिलाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 68 को देखो क्या बोला है। आप लोग को फिर से जो कथन एस और कारण आर है उसको दे दिया गया, मतलब तर्क आर है उसको दे दिया गया है ना। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इसके जो अभिकथन एस है उसको पढ़ो, सबसे पहला, सीखने की अनुक्रिया करने के बाद बालक को पुनर्बलन प्राप्त होते हैं। तर्क आर को देखो, पुनर्बलन का सीखने पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 68 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 69 को एक बार पढ़ लो। जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उनकी अभिरुचि है तथा उन पाठ को सीखने से उसे खुशी मिलती है, इसका मुख्य कारण है। इसका जो मुख्य कारण है वो आप लोग का आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा ना जी। आप लोग का इंट्रेंसिक जो मोटिवेशन है, मतलब आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो करेक्ट हो जाएगा। अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो आप लोग को सीखने में मदद करता है ना, तो 69 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 70वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ो अब आप लोग। व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभव पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशलों और वरीयताओं को स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 71 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है, वो आप लोगों को बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो बी है उदाहरण स्थापित करना, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी, मान्यताओं को परखने की इच्छा, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन डी, गलतियों को स्वीकार करना, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 72 को ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। ये जो प्रश्न क्रमांक 72 है ना वो आप लोग को केवल देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हो। कैसे, तो सबसे पहला ये जो लोकतंत्र है उसका मतलब मैंने आप लोग को क्या बताया था सीडीपी में। लोकतंत्र का मतलब बताया था ना कि जो शिक्षक है एक वो और जो छात्र है वो दोनों की बराबर भागीदारी हो, मतलब दोनों समान रूप से प्रश्न उत्तर पूछ सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग अगर कि ऑप्शन में ढूंढोगे ना तो वो आप लोग का ये जो चौथा दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में देखोगे ना तो केवल यही, इसी को आप लोग जब जान लोगे ना तब आराम से आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो दूसरा है उसका क्या आंसर लिया था हमने, तो दूसरा का जो आंसर लिया था वो चौथा लिया था। तो ये जो ऑप्शन है उसमें देखो दूसरा का चौथा, और दूसरा का चौथा केवल ऑप्शन नंबर ए में ही नजर आ रहा है। तो ऐसे भी आप लोग एक को सिर्फ जान करके बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का ना प्रश्न क्रमांक जो 72 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते चलो। चलिए प्रश्न क्रमांक 73 को ध्यान से पढ़ो। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। मतलब ये जो पावलोव द्वारा जो कुत्ते पर प्रयोग किया था ना उस पर आप लोग को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना था। और मैंने अपने क्लास में आप लोगों को एक बार बताया था है ना, एक सिद्धांत को लेकर कि जो पावलोव है वो अपने एक कुत्ते पर परीक्षण करता है, मतलब उसको खाना देता है, घंटी बजाता है। ऐसे मैंने अपने क्लास में आप लोग को बताया था ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि इसका जो आंसर है ना वो भी आप लोग का विलोपित होने वाला है, मतलब इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत लिया गया है। कैसे, तो अगर देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर सी को ना देखो डबल सी सी दिया, इसमें भी सी इसमें भी सी, तो इसके वजह से नहीं आंसर विलोपित होगा। कैसे विलोपित होगा मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला आप लोग क्या आएगा इसमें जो पावलोव की जो सिद्धांत दिया है क्रमबद्ध का उसमें, तो सबसे पहला जो रहेगा वो आप लोग का सी पहला हो जाएगा, मतलब सबसे पहला घंटी बजाना हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा घंटी बजा कर क्या करना, तो भोजन देना करेक्ट हो जाएगा। उसके
बाद फिर से क्या करना, तो फिर से आप लोग का जो ऑप्शन डी है ना वो आता, कैसे, घंटी बजाना और भोजन ना देना करेक्ट होता, क्या होता, तो डी आ जाता आप लोगों का। एक तो घंटी बजाना और भोजन ना देना, और उसके बाद फिर बी आता, क्या आता, तो बिना भोजन के लार टपकना। अगर घंटी बजाया और भोजन नहीं दिया तो बिना भोजन के लार टपकेगा ना जी, इस उसमें जो कुत्ता है उसमें, तो वो आप लोग का बी आ जाता उसके बाद इस प्रकार से। तो क्या आता, तो BADC होता, लेकिन ऑप्शन में देखो यहाँ पर डबल सी दे दिया है ना, BAD, यहाँ पर आप लोग का बी आता ना तब आप लोग का करेक्ट होता, लेकिन ये जो वाला जो ऑप्शन है ना वो आप लोग का गलत दे दिया है। तो एक्सपेक्टेड जो आंसर लिए होंगे ना वो आप लोग का ये आंसर ले लेना था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आंसर है ना, मतलब प्रश्न क्रमांक 73 जो है ना वो विलोपित किया जाएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर विलोपित किया जाएगा ना तो आप सभी लोगों को कम से कम 1 नंबर मिलेगा, और नहीं देंगे तो फिर किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 74 को देखो, ये जो कॉलम 1 और जो कॉलम 2 है उसे आप लोग को बनाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो थार्नडाइक, पाउलोस, स्किनर और कोहलर है ना उसका सिद्धांत को दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग का जो थार्नडाइक है ना उसका जो सिद्धांत है ना वो आप लोग का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा जो दिया है पावलोव का जो दिया है ना उसका क्या आंसर होगा, तो दूसरा का आप लोग का ये जो ना क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। और BF स्किनर का जो सिद्धांत है ना वो आप लोग का दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिव रिस्पांस का जो सिद्धांत है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा कोहलर का जो सिद्धांत है वो सीखने का सूझ का जो सिद्धांत दिया है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 74 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 75 को पढ़ो, कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियां में कौन सी अलग है। तो जो अलग है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी तानाशाही शिक्षक करेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था ना आप लोग को अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आप लोग को आंसर लेना है। और देखो इसमें कौन सा अलग है पूछा है, तो अलग जो है वो बाकियों से अलग आप लोग का तानाशाही शिक्षक नजर आना, बाकी सब पॉजिटिव है तीनों, ये बस केवल निगेटिव है तो निगेटिव आप लोग को ले लेना था। तो 75 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 76 को देखो, 76 का क्या आंसर होगा। 76 को पहले थोड़ा सा पढ़ लो, जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है तो वो कहा जाता है। तो वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए प्रासंगिक सीखना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 76 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रासंगिक सीखना हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 77 को देखो क्या बोला है, छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होता है। तो जो छात्र केंद्रित जो कक्षा है ना वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा उन्मुख व्याख्यान को कम करना करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रश्न है ना वो मेरा गलत हो गया था, कैसे, तो मैंने ना ले लिया था ऑप्शन नंबर डी को सही ले लिया था, कैसे, पूरी कक्षा को सम्मिलित करना मेरे ख्याल से ये करेक्ट होना चाहिए था, ये मैंने ले लिया था। लेकिन जब मैं सर्च किया ना तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 78 को देखो क्या बोला है। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। मैकडूगल जो है ना उसने 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्ति है वो दिया है। तो इनके जो 14 मूल प्रवृत्ति है ना उनमें से जो 5 मूल जो संबंध दिया ना उसको आप लोग को क्रम वाइज जमाना था। तो ये जो आप लोग का 5 जो स्टेटमेंट दिया था उसे जमाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो आएगा वो आप लोग का वात्सल्य हो जाएगा, वात्सल्य के बाद क्रोध हो जाएगा, क्रोध के बाद आप लोग का घृणा हो जाएगा, घृणा के बाद भय हो जाएगा और भय के बाद कष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग का सीक्वेंस में जमाना था। 78 का सी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए 79 को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 79 को देखो, कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम है। तो किसी नई परिस्थिति में ढलने का जो पहला कदम है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों का सामना करना करेक्ट हो जाएगा। आप जब नई जगह में जाओगे तो क्या करोगे, नई स्थितियों का मूल्यांकन करोगे पहले और चुनौतियों को समझने का प्रयत्न करोगे ना। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को पढ़िए। जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या दोहराना बंद कर देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं, यह नियम कहा जाता है। तो ये जो नियम है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है अनुप्रयोग का नियम करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ना उसका करेक्ट आंसर आप लोग का अनुप्रयोग का नियम कहलाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। ये जो हिंदी का जो प्रश्न है ना वो बहुत ही ज़्यादा सरल था, ठीक है। इसमें जो हिंदी में जो प्रश्न करेंगे ना उसमें केवल मेरा ना एक जो आंसर है वो गलत हो गया था, मैंने थोड़ी सी गलती कर दिया था जिसकी वजह से ये जो आंसर है वो गलत हो गया था। बाकी जो 10 में से 9 है ना वो मेरे करेक्ट हुए थे, ठीक है। आपका कितना करेक्ट हुआ हिंदी में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला हिंदी का फर्स्ट को सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 81 को देखो, द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है। द्रव का मतलब मैंने क्या बोला था, लिक्विड, पानी जैसा जैसे हो। हम लोगों ने पढ़ा था ना हम लोग में जो
संज्ञा पढ़ाया था उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, केवल ब और द करेक्ट हो जाएगा। द्रववाचक संज्ञा कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग का पानी जो है वो द्रव है, और उसके अलावा जो सोना जो है वो भी द्रव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा 82 को देखो आप लोग सबसे पहला। चलिए उसके अलावा 82 को देखो, इसमें कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन में क्या बोला है, देखो सबसे पहला कथन एस को पढ़ो। तत्सम संस्कृत के वे शुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी के मूल रूप में स्वीकार किया गया है। मैंने आप लोग को तत्सम तत्व पढ़ाया था, तो बताया था ना कि जो तत्सम होता है वो संस्कृत के ही शुद्ध रूप होते हैं। उसके अलावा कारण आर को पढ़ो। तत्सम का शाब्दिक अर्थ ही है अनेक समान या ज्यों का त्यों। तो मैंने बताया था भी था ना, तत्सम का जो शब्द है ज्यों का त्यों मतलब संस्कृत से सीधे उठा करके दूसरे भाषा में ले जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एस और आर दोनों सही है, और आर और एस की सही व्याख्या करता है, करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 83 को अब देखते हुए चलते हैं। 83 को सबसे पहला ध्यान से पढ़िए, ये जो जोड़ी दिया है उसको सबसे पहला दिया है। देखो इसमें कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2, दोनों को सुमेलित करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। पहला का जो है गंगा का जो है ना वो आप लोग को पता होगा भगीरथी हो जाएगा। गंगा का दूसरा नाम भगीरथी है ना जी, एक को ही मिलाओगे आप लोग तभी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। एक को अगर पता होगा कि ये देखो सबसे पहला गंगा, गंगा को और किस नाम से जानते हैं, तो गंगा को भगीरथी के नाम से जानते हैं, क्योंकि भगीरथी जो है उसने गंगा को धरती पर लाया था, है ना। तो एक को ही जानेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऐसे ही पता चल जाता है। चलिए उसके अलावा ये जो 84 है उसको पढ़ लो। सबसे पहला 84 को क्या बोला है उसको देखो। आप लोगों को ये जो है ना आप लोग का संवाद लेखन के लिए जो विराम चिन्ह का सही क्रम जो है उसको छांटना था, और मैंने आप लोग के अपने क्लास में आप लोग का जो विराम चिन्ह है उसके बारे में बताया था। तो सबसे पहला इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला आप लोग का अल्प विराम आएगा, सेकंड में आप लोग का अर्ध विराम आएगा, उसके अलावा आप लोग का उप विराम आएगा, और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा, है ना। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को देखो क्या बोला है। आंख बंद करना मुहावरे का अर्थ है। तो आंख बंद करने का जो मुहावरे का अर्थ है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जानबूझकर अनदेखा करना करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चलिए प्रश्न क्रमांक 86 को देखो। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या है। तो हिंदी भाषा में जो वर्णों की कुल संख्या है वो तो आप लोग के लिए सरल होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है, 52 जो है वो अपने क्लास में भी मैंने आप लोग को बताया था, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट को देखो 87 को। चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को देखो क्या बोला है। हिंदी भाषा में लिंग की संख्या है। तो मैंने आप लोग को बताया भी था इसमें ना कि जो हिंदी भाषा में लिंग की जो संख्या वो केवल ऑप्शन नंबर जो ए है 2 वो करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही होता है हिंदी भाषा में, जो लिंग होता है उभयलिंग नहीं होता, ये बात आप लोग को याद रखना है, उभयलिंग संस्कृत में होता है, ठीक है। तो 87 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 को देखो सबसे पहला आप लोग, चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को देखो। सदा पुल्लिंग रहने वाला शब्द है। तो इसमें आप लोग का 4-5 स्टेटमेंट दिया था, इसमें आप लोग को बताना था सही विकल्प कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आ और बा करेक्ट हो जाएगा। आ मतलब जो सोमवार है वो, और बा मतलब जो नींबू है वो, दोनों ना सदा पुल्लिंग में यूज़ होता है। तो ये वाला जो प्रश्न है ना वो मुझसे भी गलत हो गया था, ठीक है। तो जो सही है वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 89 को देखो। किसी साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम है। तो सबसे पहला किस प्रकार से हम लोग साधारण वाक्य बनाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे, तो सबसे पहला जो आएगा वो आप लोग का कर्ता आ जाएगा, कर्ता के बाद आप लोग का कर्म आ जाएगा, कर्म के बाद आप लोग का क्रिया आ जाएगा, और क्रिया के बाद क्या आएगा, तो सहायक क्रिया आ जाएगा। ये हिंदी का जो स्टेटमेंट है वो आप लोग को अच्छे से पता होगा। चलिए 90 क्वेश्चन क्या बोलते हैं। गिरोह शब्द का उदाहरण है। गिरोह शब्द किसका उदाहरण है, तो गिरोह जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने आप लोगों को अपने क्लास में बताया था ना, गिरोह का मतलब क्या है, गिरोह का मतलब पूरी जनसंख्या में होंगे, मतलब एक समूह में होंगे, ये पता चल रहा है ना। तो प्रश्न क्रमांक 90 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चलिए 10 जो प्रश्न हम लोग का अंग्रेजी का है ना उसका क्या करेक्ट आंसर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा अलग अलग सेट में अगर होगा तो आप लोग का, ठीक है। मैंने आप लोग को इंग्लिश एक भी क्लास नहीं लिया था, मतलब उसमें अच्छा कंटेंट मुझे नहीं मिला ना, तो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है, ये मैंने बताया था आप लोग को। और उसके अलावा हर जो शिक्षक होता है वो हर सब्जेक्ट में माहिर नहीं होता है, ये भी आप लोग जान लो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को देखो। सबसे पहला 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 51 को जो है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इसमें भी कूट में पूछ दिया था, पहली बार जो है वो इंग्लिश को भी कूट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़े से मैंने भी क्वेश्चन को देखा ना तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 52 को देखो। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को देखो। डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन में क्या बोला है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें आप लोग को फाइंड आउट करना था, मतलब जो करेक्ट जो आंसर है ना उसे ढूंढना था। तो अगर चारों ऑप्शन को ध्यान
ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये जो अरेंजमेंट है ना वो आप लोग को ऑप्शन नंबर जो डी है ना उसमें करेक्ट लिखा हुआ जो अरेंजमेंट है वो, ये आंसर तो मेरा भी सही हुआ था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी सही होगा ध्यानपूर्वक अगर देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए 53 को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 53 क्या दिया, इसमें भी डायरेक्शन दिया था और इसमें जो करेक्ट आंसर है 53 का ना वो आप लोग को ऑप्शन नंबर जे और एल जो है ना ओनली वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, डायरेक्शन जो दिया है उसमें। तो प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, के और एल जो है ना ओनली वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी डायरेक्शन दिया था अलग अलग करके। ठीक है, तो 94 का जो आंसर है वो भी आप लोग का ए और जे करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट को फिर से देखो चलो। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 95 को देखिए, इसमें डायरेक्शन दिया है और इसमें आप लोगों को बोला गया था कि ये जो वर्ड आप लोग को दिया है ना उसमें आप लोग को अपोजिट वर्ड को बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 96 को देखो। प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप लोग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मिला लो आप लोग। ठीक है, तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें मैंने आप लोग को किसी भी प्रकार का क्लास नहीं लिया तो मैं अच्छा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 97 को देखो, इसमें भी डायरेक्शन दिया है। इसका भी करेक्ट आंसर जो होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 98 को देखो, इसमें आप लोग का ना कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया है और आप लोगों को आंसर देना था कि क्या इसका आंसर होगा। तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा को भी देखते हुए चलते हैं। उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 99 को देखो। सबसे पहला 99 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो आप लोग का प्रश्न क्रमांक जो 100 डायरेक्शन दिया है ना उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ना 100 प्रश्न का जो ऑप्शन आंसर है ना वो बन जाएगा। अलग अलग करके मिला करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि आप लोग को ए सेट मिला है कि बी सेट मिला है, सी सेट मिला है या डी सेट मिला है, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन प्रश्न को पढ़ करके बनाओगे ना तब आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियोस को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग का कितना मार्क्स आया जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों ने ना बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मेरा कितना नंबर है, तो मेरा जो नंबर है ना वो 73 आया है। टोटल कितना, तो 73 आया है। ठीक है, मेरा जो नंबर है वो। ठीक है, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो गई है, थोड़े से ध्यान से बनाने में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जो टाइम था ना वो प्रॉपर मैनेज हो गया था मेरा, वो टाइम को लेकर के कोई इशू नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपका कितना नंबर है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।